नमस्कार आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे और आप सबकी तैयारी भी विधिवत सही दिशा में चल रही होगी। कल का हमारा एक अभ्यास प्रश्न था, उसी प्रश्न पे हम आते हैं और आप में से कई सारे लोगों ने प्रश्न का उत्तर लिखकर सबमिट किया था। काफ़ी अच्छा प्रयास किया गया था कुछ लोगों द्वारा, कुछ में कमियाँ थी, उन सभी की हम बात करेंगे, उन सब पर हम बात करने वाले हैं। प्रश्न हमारा था इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे था ऑफ, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताते हुए भारत की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को बताते हुए भारत की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। पहला स्टेप हमारा क्या होता है कि कोई भी जो प्रश्न है उसको कम से कम 2 से 3 बार पढ़ना है। ठीक है, 2 से 3 बार कोई भी प्रश्न पढ़ना है। दूसरा स्टेप हमारा होता है कि प्रश्न पढ़ने के बाद जो कीवर्ड नज़र आते हैं उनको हमें अंडरलाइन करना होता है। यदि हम इस प्रश्न की बात करें कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जहाँ पे बात हो रही है, तो यहाँ पे ये आपको कीवर्ड देखने को मिल रहा है, इसको आपको अंडरलाइन करना है। मतलब यहाँ पे IoT की बात हो रही है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात हो रही है। दूसरे भाग में क्या बोला जा रहा है कि इसके महत्व को बताते हुए भारत की स्थिति को स्पष्ट कीजिए। तो चलिए समझते हैं इस प्रश्न को और इसके बाद कैसे एक बेहतर उत्तर लिखा जाएगा उस बिंदु पर आते हैं। बात हो रही है इंटरनेट ऑफ थिंग्स की। IoT क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले आपको समझना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जब बात करते हैं या इंग्लिश में ये टर्म यूज किया जाता है IoT, तो यह एक ऐसा नेटवर्किंग जाल है, आप समझिएगा यह क्या है, एक प्रकार का नेटवर्किंग जाल है, नेटवर्किंग जाल है जिसमें व्यक्ति के उपयोग की सभी चीज़ें, चाहे वो टेलीविज़न हो या मोबाइल फ़ोन हो, तो टेलीविज़न से लेकर के मोबाइल फ़ोन तक इंटरनेट से जुड़ी होती हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, एक प्रकार का नेटवर्किंग जाल है जिसमें टेलीविज़न से लेकर के मोबाइल तक जो दैनिक जीवन में हम उपयोग करते हैं, मनुष्य जिन चीज़ों का उपयोग करता है वो सभी इंटरनेट से जुड़ी होती हैं। दूसरे शब्दों में यदि हम बात करें तो आप कह सकते हो कि IoT इंटरनेट का एक नेटवर्क होता है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डाटा को एकत्रित और बदलने में सक्षम होते हैं। डाटा को एकत्रित और बदलने में ये सक्षम होते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, एक नेटवर्क होता है, इंटरनेट का एक नेटवर्क होता है जो उन वस्तुओं को आपस में जोड़ता है जो डाटा को एकत्रित करने और बदलने में सक्षम होते हैं। और आपको बताता चलूं कि IoT के 2 भाग होते हैं, इसके 2 भाग होते हैं। कौन कौन से 2 भाग होते हैं? पहला होता है इंटरनेट या आप कह सकते हैं इंटरनेट ही होता है जो संपर्क का आधार होता है। तो ये क्या होता है इंटरनेट, ये संपर्क का आधार होता है। दूसरा भाग जो है इसको बोलते हैं थिंग्स। क्या बोलते हैं? थिंग्स। और इसके अंतर्गत वस्तुएं या उपकरण आते हैं। क्या आते हैं? वस्तुएं या उपकरण। जैसे मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन आता है, टीवी है तो टीवी आता है, डेस्कटॉप है डेस्कटॉप आता है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले इस प्रश्न में आपको यही बताना था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है क्या, यही आपको बताना था। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में आपने समझा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा नेटवर्किंग जाल होता है जिसमें व्यक्ति के उपयोग की सभी चीज़ें, मोबाइल फ़ोन से लेकर के टेलीविज़न तक सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित होती हैं और इंटरनेट से जुड़ी होती। मतलब जो भी वस्तु दैनिक जीवन में हम उपयोग कर रहे हैं और वो इंटरनेट से जुड़ी है वो इसके अंतर्गत आती है। दूसरे शब्दों में कहें और आसानी से इसको समझें यदि हम, तो हम समझने को देखते हैं तो IoT इंटरनेट का एक नेटवर्क होता है जो वस्तुओं को आपस में जोड़ता है, जो डेटा को एकत्रित और बदलने में सक्षम होते हैं या बदलते हैं। ठीक है, तो इसके 2 भाग हमने देख लिए। कौन कौन से? पहला इंटरनेट जो कि संपर्क का आधार होता है और दूसरा थिंग्स जिसमें वस्तुएं और उपकरण दोनों आते हैं। ठीक है, अब बात आती है इस प्रश्न के दूसरे भाग में बोला गया था इंटरनेट ऑफ थिंग्स का महत्व। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का महत्व क्या है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स का महत्व क्या है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जब महत्व की बात करते हैं तो इस तकनीक में हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे सभी पदार्थों को डिवाइस विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, डिवाइस विशिष्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ
इंटरनेट से जोड़कर स्मार्ट बनाकर उनसे मनोवांछित कार्य करा सकते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हमने क्या समझा कि इस तकनीक से हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर रहे सभी पदार्थों को डिवाइस विशिष्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे जोड़कर, इंटरनेट से जोड़कर स्मार्ट बनाकर अपने मन चाहा कार्य को हम उससे करा सकते हैं। दूसरा इसका महत्व क्या देखने को मिलता है? दूसरा महत्व आप कह सकते हो कि इसके द्वारा विभिन्न कार्यों की सक्षमता बढ़ जाती है। क्या होता है? कार्य की सक्षमता बढ़ जाती है, जिससे क्या बचत होगा? धन की बचत होगी और समय की बचत होगी, क्योंकि यदि हम मैनुअल यही काम करते हैं तो धन भी ज़्यादा लगेगा और समय भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन जब मशीनों के उपयोग से हम कोई काम करते हैं तो वहाँ पे धन और समय दोनों की बचत होती है। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं कि एसी एवं मोबाइल फ़ोन, एसी और मोबाइल फ़ोन यदि इनको आपस में कनेक्ट कर लें, आजकल ऐसे एसी आ रही हैं जिनको यदि हम मोबाइल फ़ोन से कनेक्ट कर लें तो स्विच ऑफ स्विच ऑन करने के लिए आपको घर में रहने की आवश्यकता नहीं है। मतलब इनकी जो रेंज एक होती होगी 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, जो इनकी रेंज होती होगी उस रेंज में रहकर आप इनको ऑपरेट कर सकते हैं, इनको ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो एक बेहतर उदाहरण आप इसको कह सकते हैं। एक और इसके महत्व की जब हम बात करते हैं तो आप कह सकते हैं कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स प्रयोग जो है ये लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा है, स्वास्थ्य संबंधी जो सुरक्षा है उसको बढ़ाने और उसको बेहतर करने के साथ साथ इसके निरीक्षण में भी मदद करता है। ठीक है, इसके निरीक्षण में भी और निगरानी में भी करता है। ठीक है, इसके साथ साथ आप कह सकते हो, जैसे उदाहरण के तौर पे कोरोना चल रहा था, कोरोना महामारी चल रही थी। ठीक है, लोग आप जानते थे सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो कर रहे थे और बहुत सारे हॉस्पिटल थे जहाँ पे रोबो का प्रयोग किया जा रहा था, रोबोट का प्रयोग किया जा रहा था और रोबोट के प्रयोग से जो मरीज थे उन तक दवाएं और आवश्यक जो वस्तुएं होती थी वो पहुंचाई जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जो रोबोट और आवश्यक वस्तुएं पहुंचाई जा रही थी वहाँ पे नेट का प्रयोग किया जा रहा था। मतलब यदि रिमोट का प्रयोग हो रहा है और जहाँ पे इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है और ऐसी कोई भी वस्तु जिसको हम इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेज रहे हैं या नेट कनेक्टिविटी है, तो वो सभी इसके अंतर्गत आती हैं। एक उदाहरण कोरोना में आपको देखने को मिला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं पर्यावरणीय आपदाएं लगातार आती रहती हैं। ठीक है, पर्यावरणीय आपदाएं जो हैं आज के समय में लगातार आती रहती हैं। जैसे भूकंप हो गया, ठीक है, हर महीने आपको कहीं ना कहीं किसी रीजन में देखने को मिलता है। सुनामी वर्ष में 1 से 2 बार आपको विभिन्न रीजन में सुनने को मिल जाता होगा। तो इन सब के पूर्वानुमान के लिए, जैसे भूकंप से संबंधित जो पूर्वानुमान दिया जाता है कि भूकंप आ सकता है, तो भूकंप से संबंधित जो पूर्वानुमान है वो कहीं ना कहीं जो पूर्वानुमान हम करते हैं उसमें सेंसर का प्रयोग करते हैं, सेंसर का प्रयोग करते हैं। और जो सेंसर का प्रयोग करते हैं वो सेंसर कहीं ना कहीं उस सेंसर से डेटा को कलेक्ट करने में इंटरनेट का यूज होता है। तो ये जो पर्यावरणीय अनुमान है, भूकंप, सुनामी, इनका जो पूर्वानुमान है जो हम करते हैं वहाँ पर भी इसका प्रयोग हो रहा है, IoT का प्रयोग हो रहा है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरणीय दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ आप जानते हैं कि वायु गुणवत्ता, आजकल शहरों में जाते होंगे आप तो देखते होंगे शहरों की वायु गुणवत्ता लगातार गिर रही है। वायु प्रदूषण लगातार आपका बढ़ता चला जा रहा है, वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। और यदि आप दिल्ली जैसे महानगरों में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे वायु गुणवत्ता सूचकांक, वहाँ का जो स्टेटस होता है वो शहरों में एक मॉनिटर के जरिए आम पब्लिक के लिए उपलब्ध कराया जाता है। तो यहाँ पे इस सेंसर के द्वारा यदि हम बात करें तो वातावरण की जो गुणवत्ता है उसके प्रभावित करने वाले कारकों, जैसे रेडिएशन कितना हो रहा है, प्रदूषण कितना हो रहा है, पोल्यूशन कितना हो रहा है, जैसे PM 2.5 का कितना है, PM 2.0 का कितना है, पार्टिकुलेट मैटर। तो कहने का मतलब है कि पर्यावरणीय जो समस्याएं हैं या पर्यावरणीय समस्याओं में ही वायु प्रदूषण आता है। वायु प्रदूषण की जब हम बात करते हैं तो वायु प्रदूषण के जो कारक हैं, ठीक है, कौन कौन सा कंटेंट कितना जिम्मेदार है वायु प्रदूषण के लिए, इसकी जो जानकारी हमें मिलती है ये सेंसर के माध्यम से ही मिलती है। और जो सेंसर ये जानकारी देता है वो कहीं ना कहीं नेट से कनेक्ट होता है और यह भी आप कह सकते हो इसका एक प्रमुख महत्व है IoT का। ठीक है, इसके बाद आगे यदि हम देखें तो अगला जो आप कह सकते हो स्मार्ट मीटर आपने सुना होगा, स्मार्ट मीटर आपने सुना होगा। इसका प्रयोग जल उपचार प्रणाली
का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है, नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो ये जो स्मार्ट मीटर हैं ये भी कहीं ना कहीं IoT के एक उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप जान रहे हैं भारत एक कृषि प्रधान देश है, आप सबको पता है भारत में ज़्यादातर लोगों की आजीविका का जो साधन है वो कृषि है। तो कृषि में इंटरनेट ऑफ थिंग्स द्वारा पौधों की जो वृद्धि है, पौधों की वृद्धि के लिए जल और जो फर्टिलाइज़र है, ठीक है, फर्टिलाइज़र है, उसकी मात्रा को नियंत्रित करने के साथ साथ मृदा में नमी कितनी है, मृदा में कौन से पोषक तत्व उपस्थित हैं, किन पोषक तत्वों की कमी है, इन सब का भी जो निर्धारण किया जा रहा है वो किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कृषि में भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त जैसे जलाशय हो गया, बहुत सारे आज के समय में आप जान रहे हैं कि भारत सरकार का झुकाव है, लगातार मत्स्य पालन का जो टारगेट है, मत्स्य उत्पादन का जो टारगेट है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसके चलते जो मत्स्यन का क्षेत्र है भारत में बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ रहा है। तो जो मत्स्य पालन का जो क्षेत्र है, विशेष रूप से जो जलाशयों में मत्स्य पालन करते हैं, तो जलाशयों में जो जल स्तर है, जल स्तर की जो विविधता है, ठीक है, या जल में जो पानी, जो उस जलाशय में जो पानी है उसकी गुणवत्ता क्या है, ठीक है, उस जलाशय में जो अपशिष्ट फेंके जा रहे हैं उनसे कितना नुकसान हो रहा है, कितने प्रकार के पॉल्यूटेंट वहाँ से देखने को मिल रहे हैं, इन सब का जो निर्धारण होता है, इन सब का जो पता लगाया जाता है वो IoT के माध्यम से पता लगाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं IoT का प्रयोग आज के समय में यदि हम बात करें, एजुकेशन के सेक्टर में तो बड़े पैमाने पे हो रहा है, हेल्थ के सेक्टर में हो रहा है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में हो रहा है, और जब मत्स्यन की हम बात करते हैं तो मत्स्यन भी क्योंकि एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही देखेंगे। इसके साथ साथ आप देखते होंगे कि विशेष रूप से आप जानते हैं भारत द्वारा स्मार्ट शहर बनाए जा रहे हैं, भारत सरकार द्वारा, तो स्मार्ट जो शहर बनाए जा रहे हैं वहाँ पर भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो आज के समय में जो सुरक्षा का एक मुद्दा है लोगों में, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के सिक्योरिटी डिवाइस से आसानी से ये हासिल हो सकती है। तो ये आप देख रहे होंगे, तो कहने का मतलब है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स का महत्व ये जो हमारी वर्तमान सदी चल रही है इसमें बहुत ज़्यादा है, और आने वाली शताब्दी में इसका महत्व लगातार बढ़ता रहेगा। तो कई सारे मैंने बिंदु आपको बता दिए, इन बिंदुओं पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो, इस प्रश्न के बारे में आप इन बिंदुओं पर चर्चा कर सकते हो। अब इसी प्रश्न में बोला गया था कि भारत की स्थिति क्या है, भारत की स्थिति के बारे में भी प्रश्न किया गया था, ठीक है। अब भारत की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो IoT के लेकर के भारत में यदि हम बात करें तो यहाँ पे दो वर्ग बटे हैं। एक वर्ग तो ऐसा है जो इसको लेकर के बहुत उत्साहित है, एक वर्ग समाज का ऐसा है, भारत का ऐसा है जो इसको लेकर के बहुत उत्साहित है, और एक वहीं पर दूसरा वर्ग है जो इसके भावी परिणामों को लेकर के सशंकित है, जो इसको शंका की दृष्टि से देख रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ भारत में यदि हम बात करें तो IoT की वर्तमान हालातों को हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में, याद रखिएगा, केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर 2014 में इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर मसौदा नीति जारी की गई, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर मसौदा नीति जारी की गई, जिसे डिजिटल इंडिया स्मार्ट सिटी पहल की परिकल्पना के साथ अप्रैल 2015 में कुछ संशोधनों के साथ जारी किया गया था। इस नीति के तहत टारगेट रखा गया था कि वर्ष 2020 तक 15 बिलियन, याद रखिएगा, 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का इंटरनेट ऑफ थिंग्स उद्योग जो है वो भारत में विकसित किया जाएगा। इसके अलावा सरकार की तैयारी IoT सेंटर्स को डेवलप करने की थी। तो ये जो 2014 में मसौदा नीति लाई गई थी इस संदर्भ में, उसको लेकर के एक बड़ा टारगेट हमने वर्ष 2020 तक रखा था, लेकिन इस दिशा में बहुत ज़्यादा उन्नति देखने को नहीं मिली। मतलब जो लक्ष्य थे उनको प्राप्ति करने की दिशा में हम बहुत पीछे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो निजी क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है कि अगस्त 2015 में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड है, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड ने USA आधारित जैस्पर टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता किया, जैस्पर टेक्नोलॉजी के साथ एक समझौता किया और भारत में इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेवाओं को प्रवेश कराने की कोशिश की।
तो निजी स्तर पर भी ये काम हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ इस दिशा में करना बाकी है। बहुत सारी चुनौतियां भी हैं और उन्हीं चुनौतियों को लेकर के भारत में ये दो वर्ग आपको देखने को मिल रहे हैं। चुनौतियां कौन कौन सी हैं? जैसे आप जानते हैं कि आज के दौर में तकनीकी विकास निरंतर जो है वो नए नए मुकाम हासिल कर रहा है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की जब हम बात करते हैं, यह भी एक तकनीक ही है जिसको लेकर के लगातार हम काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 7 बिलियन से ज़्यादा डिवाइस जो हैं आज सुरक्षित नहीं हैं। ऐसे में विनिर्माण क्षेत्र को 2020 तक कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है इस सेक्टर में। इंटरनेट थिंग्स की जब हम बात करते हैं तो नेटवर्क तकनीक को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया था और उसे समय के साथ साथ अपग्रेड नहीं किया गया। इसके चलते बहुत सारी जो वेबसाइटें हैं, बहुत सारी जो सेवाएं हैं, वो 2016 में ऑफलाइन हो गई। इसी के चलते ऑफलाइन हो गई। नतीजन क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इंटरनेट से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं आप जानते हैं उन्हें आसानी से हैक किया जा सकता है, और भारत में यदि हम देखें तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है और इसमें IoT तकनीक भी शामिल है, क्योंकि IoT तकनीक को भी हैक किया जा सकता है। भविष्य में यदि हम बात करें तो इंटेलिजेंस सर्विसेज जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग है, इसका पहचान, सर्विलांस, निगरानी तथा लोकेशन ट्रैकिंग के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप जानते हैं यह मशीन इंटरनेट को मॉनिटर करती है। मशीन जो है ये इंटरनेट को मॉनिटर करती है और उसे नियंत्रित करती है। इस तकनीक के चलते एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी कर्मचारी जो हैं, मेंटेनेंस में काम करने वाले जो लोग हैं, उनके जॉब पर असर पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब सब चीज़ें मशीन से ही हो जाएगा, मशीन नियंत्रित सारी चीज़ें हो जाएंगी, तो समस्या आपको देखने को मिलती है। अब इसमें आगे की राह क्या होनी चाहिए, आगे की राह क्या होनी चाहिए, इसकी क्या है, उसके बारे में यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि IoT तकनीक जहां मानवता के लिए यदि हम देखें तो लाभप्रद है, मानवता के लिए लाभप्रद है, लेकिन इसके कई सारे नकारात्मक पहलू भी हैं, कई सारे इसके नकारात्मक पहलू भी हैं। जहां आज इंटरकनेक्टेड पर्यावरण का निर्माण हुआ है, वहां आप जानते हैं ऑटोमेशन क्षेत्र का भी विस्तार आपको देखने को मिलता है। नतीजन काम की जो रफ्तार है वो कई गुना जो है वो बढ़ गई है, और कई गुना बढ़ने के कारण जो कार्य कुशलता है और जो पारदर्शिता है वह भी आपको देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं दूसरा पहलू यह है कि आज BPO इंडस्ट्री भारत में बड़े लेवल पर बूम कर रही है। तो यदि इसका विस्तार होता है तो जैसे BPO जैसे इंडस्ट्री में जो कम स्किल वाले लोग हैं उनकी जो जॉब है वो जो है खत्म हो जाएगी और इससे बेरोजगारी दर बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं यदि इस क्षेत्र में हम आगे बढ़ते हैं तो चुनौतियां भी हैं, चाहे वो हैकिंग को लेकर के चुनौतियां हों, चाहे वो जॉब सिक्योरिटी को लेकर के चुनौतियां हैं, तो चुनौतियां भी हैं, लेकिन इस दिशा में हमें आगे भी बढ़ना है। तो एक सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ना होगा, तभी हम इस दिशा में बेहतर कर सकते हैं। हम ये भी नहीं कह सकते कि हाँ 100% हमें इसी में काम करना, नहीं, हमें इसमें और साथ ही साथ मैनुअल देखकर काम करना है कि जॉब सिक्योरिटी भी लोगों की बनी रहे, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के प्रयोग से स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हम लगातार नए नए कीर्तिमान जो हैं वो बनाते रहे। तो इस आधार पे आप इस उत्तर को लिख सकते थे, इन बिंदुओं पर आपको ये उत्तर लिखना था। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले कल के लिए जो अभ्यास प्रश्न है उसकी हम बात कर लेते हैं कि कल कौन सा प्रश्न आपको लिख के लेके आना है, ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे जो आपने प्रश्न लिखे हैं कि कैसे आपके द्वारा जवाब लिखे गए हैं। प्रश्न कल के लिए जो अभ्यास प्रश्न है, भारत में सबसे पहले आपको बताना है कि इन फ्लाइट कनेक्टिविटी क्या है। इन फ्लाइट कनेक्टिविटी क्या है, इन फ्लाइट कनेक्टिविटी क्या है। दूसरा, भारत में इन फ्लाइट कनेक्टिविटी की स्थिति को बताते हुए भारत में इन फ्लाइट कनेक्टिविटी की स्थिति को बताते हुए भारत में इन फ्लाइट कनेक्टिविटी की स्थिति को बताते हुए इस दिशा में ट्राई द्वारा किए गए प्रावधानों की चर्चा की है। इस दिशा में ट्राई द्वारा
किए गए प्रावधानों की चर्चा कीजिए। प्रावधानों की चर्चा कीजिए। ठीक है, क्या बोला जा रहा है? इन फ्लाइट कनेक्टिविटी क्या है? भारत में इन फ्लाइट कनेक्टिविटी की स्थिति को बताते हुए इस दिशा में ट्राई द्वारा किए गए प्रावधानों की चर्चा कीजिए। ये आपके लिए अभ्यास प्रश्न है, अनिवार्य रूप से इसको करके आपको सबमिट करना है। अब जिनको नहीं पता है इन फ्लाइट कनेक्टिविटी क्या है, तो इसको लेकर के एक बार आप गूगल सर्च कर लीजिएगा और गूगल सर्च करने के बाद आप इस प्रश्न का जवाब लिखिएगा और सबमिट करिएगा टेलीग्राम ग्रुप पर। ठीक है, अब आपने जो प्रश्न लिखे हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि जो आपने लिखा है उसमें कहाँ पे क्या कमी है। जैसे सबसे पहले ये आप में से किसी ने सबमिट किया है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ध्यान दीजिएगा जिसका भी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स अर्थात IoT या उपकरणों और प्रौद्योगिकी के सामूहिक नेटवर्क को संदर्भित करता है, जो उपकरणों और क्लाउड के साथ साथ स्वयं उपकरणों के बीच संचार की सुविधा प्रदान करता है। सस्ते कंप्यूटर चिप्स और उच्च बैंडविड्थ दूर संचार के आगमन के क्योंकि अब हमारे पास अरबों उपकरण जुड़े हैं। मतलब देखो आप में से क्या है भैया, एक चीज़ मैंने आपको बोला था कि 100% कॉपी नहीं करना है। जहाँ से आप कॉपी करते हो उसको अपने शब्दों में लिखना है, तब जाके चीज़ें बेहतर होंगी, हालांकि डेटा करेक्ट है। ठीक है, अब फिर बात आती है इसके महत्व निम्नलिखित वाक्यांशों द्वारा समझा जा सकता है। स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खुदरा यात्रा, बढ़िया है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको डिस्क्राइब किया है। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग पे आपको काम करने की आवश्यकता है और जो शाब्दिक त्रुटियां आप में देखने को मिल रही हैं उस पर काम करने की आवश्यकता है। बाकी ओवरऑल यदि हम बात करें तो बहुत अच्छा है। अब आपने इसको बता भी दिया। ठीक है, वर्तमान स्थिति भी आपने बता दिया, 2024 से 28 तक का जिक्र कर दिया, बेहतर है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला आप में से किसी का है, प्लीज़ PDF बना के शेयर करिए, नहीं तो नहीं चेक होगा तो फिर समस्या आपको होगी। ठीक है, अब इस तरह से यदि भेजेंगे तो चेक नहीं हो पाएगा, पहली बार है शायद तो इसलिए चेक कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे आपने बताया इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसी प्रणाली है जो कंप्यूटिंग डिवाइस, मैकेनिकल और डिजिटल मशीनों के साथ नेटवर्क की सहायता से आपस में जुड़कर किसी भी कार्य को पूरा करने में क्षमता रखती है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत बड़ा नेटवर्क होता है जो विभिन्न डिवाइसों, शाब्दिक त्रुटियाँ हैं इसको सही करना है, को आपस में जोड़ता है, जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप और अन्य चीज़ें आपने बता दी, माइक्रोवेव या हमारे किसी खाद, ठीक है, फिटनेस डिवाइस और सारी चीज़ें आपने बता दी। इसका महत्व क्या है वो भी आपको बताना था। ठीक है, कि इसका महत्व क्या है उस दिशा में भी आपको काम करना था। और आपकी जो कॉपी देखने को मिली, क्योंकि कई पेज में है तो हो सकता है मिस हो गई हो, लेकिन मैं प्रयास करता हूँ एक बार कि आपकी जो उत्तर पुस्तिका है वो यहाँ पे देखी जाए। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है आप सभी को कि जब आप शेयर करते हैं ना तो प्लीज़ अनिवार्य रूप से PDF फॉर्मेट में ही शेयर किया करें, जिससे आसानी से उसको चेक किया जा सके। PDF फॉर्मेट में नहीं करने की वजह से कुछ समस्याएं आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि यदि छूटेगा फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसमें सेंसर्स लगे होते हैं, ये डिवाइस इंटरनेट से जुड़े होते हैं, जिसके कारण डिवाइस, ये आपने कहानी सारी बता दी है, लेकिन यहाँ पे जिस तरह से क्रमबद्ध तरीके से लिखना था, जैसे महत्व कहाँ पे आपने लिखा है वो देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी चीज़, महत्व के साथ साथ आपको बताना था कि भारत के संदर्भ में इस दिशा में क्या कार्य हो रहा है वो भी आपने नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं जो आपका उत्तर है वो उतना अच्छा नहीं है। आप जिसकी भी कॉपी है आप इनका देख सकते हो, पहली कॉपी जो हमने दिखाया था इनके द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से इसको दिखाया गया है, तो आप इनकी कॉपियों को देख सकते हो। एक और कॉपी हम देख सकते हैं, नाजनी खातून, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स से आप क्या समझते हैं। अब इन्होंने बताया इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर प्रसंस्करण क्षमता, सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकों वाले उपकरणों का वर्णन करता है जो इंटरनेट या अन्य संचार नेटवर्क पर अन्य उपकरणों और प्रणालियों के साथ डेटा को जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन मैडम थोड़ा सा पूर्ण विराम और कामा का भी ध्यान रखना है कि कहाँ पे पूर्ण विराम लगाना है, कहाँ पे कामा लगाना है, क्योंकि ये सब शाब्दिक त्रुटियाँ हैं और ये सब बहुत अच्छे से देखी जाती हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में इलेक्ट्रॉनिक संचार और कंप्यूटर विज्ञान इंजीनियरिंग शामिल हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक मिथ्या नाम माना गया है। भारत में मोबाइल नेटवर्क पर औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड, ठीक है, आपने बता दिया सारी चीज़ें, लेकिन यहाँ पे महत्व की जब हम बात करते हैं तो महत्व देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, भारत में स्थिति आपने बता दिया, स्थिति आपको देखने को मिल जाएगी, गूगल से आपने देख लिया, लेकिन महत्व की जब हम बात करते हैं तो महत्व आपने नहीं बताया। मतलब आज जितने भी आंसर हमने देखे हैं, सिर्फ जो पहला आंसर हमने देखा, पहला आंसर परफेक्ट कहा जा सकता है, सही दिशा में कहा जा सकता है। बाकी के जो दो आंसर हमने यहाँ पे देखे, आप में बहुत सारी कमियां हैं, उसको आपको दूर करने की आवश्यकता है। इस तरह से चीज़ें
हो नहीं पाएंगे। ठीक है, और जो अभ्यास प्रश्न दिया गया इसको आप लिख के अनिवार्य रूप से आप हमें सबमिट करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं बिहार राज्य विशेष के बारे में। बिहार राज्य विशेष के बारे में हम बौद्ध धर्म तक पहुँचे थे। बौद्ध धर्म के आगे की हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले जब हमने बौद्ध धर्म समाप्त किया था तो बौद्ध धर्म में आप जानते हैं बौद्ध संगीतियाँ आती हैं। बौद्ध संगीतियाँ थोड़ा सा ही देखेंगे, बहुत ज़्यादा आज इसमें हम देखने वाले नहीं हैं, 10 से 15 मिनट का सेशन और है। और बौद्ध संगीतियों में जब हम बात करते हैं तो आप जानते हैं 4 बौद्ध संगीति आपको देखने को मिली थी। 4 बौद्ध संगीति आपको देखने को मिली थी। 4 बौद्ध संगीति के बारे में जब हम बात करते हैं सबसे पहले तो ये आपको समझ लेना है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के पश्चात उनके जो अनुयायी थे, क्योंकि उनमें वैचारिक मतभेद हो गया था। क्या हो गया था? वैचारिक मतभेद। और वैचारिक मतभेद के कारण बौद्ध धर्म में विभाजन का खतरा उत्पन्न हो गया था और इसी विभाजन के खतरे को रोकने के लिए इन बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया था। प्रथम बौद्ध संगीति की जब हम बात करते हैं तो 483 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। और इसके बारे में बता दें तो इसका स्थान था राजगिरी। इसके अतिरिक्त इसमें आपको जानना होता है कि किसके शासनकाल में आयोजन हुआ, तो इसका शासनकाल था अजातशत्रु का। अजातशत्रु के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ। किसकी अध्यक्षता में आयोजन हुआ? तो याद रखिएगा महाकश्यप। महाकश्यप की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें हुआ क्या? तो सुत्त पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया। सुत्त पिटक और विनय पिटक इन दोनों का संकलन यहाँ पे किया गया, ये आपको याद रखने की जरूरत है। दूसरी बौद्ध संगीति की बात करें तो दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, ईसा पूर्व में हुई थी, ईसा पूर्व में हुई थी। और दूसरी बौद्ध संगीति जो है ये वैशाली नामक स्थान में हुई थी। ठीक है, शासन किसका था? तो शासन यहाँ पे था कालाशोक का। कालाशोक के शासनकाल के दौरान ये आयोजित की गई थी। और यहाँ पे शाब कमीर, याद रखिएगा, शाब कमीर की अध्यक्षता में, या इन्हीं को बोलते हैं सुबुकामी, इनकी अध्यक्षता में इस बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। और यहाँ पे बौद्ध संघ जो है वो विभाजन हुआ था किसमें? अस्थविर तथा महासांघिक। यहाँ पे अस्थविर तथा महासांघिक में इसका विभाजन हो गया था, अस्थविर तथा महासांघिक में। तीसरी बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो ये हुई थी पाटलिपुत्रा में। 249 ईसा पूर्व में इसका आयोजन किया गया था। 249 ईसा पूर्व कहाँ पे आयोजन हुआ था? पाटलिपुत्रा में इसका आयोजन हुआ था। किसके शासनकाल में? अशोक के शासनकाल में इसका आयोजन हुआ था। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो मोगली पुत्र तिस्य, याद रखिएगा इनका नाम, इन्हीं की अध्यक्षता में, मोगली पुत्र तिस्य, इनकी अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था। और यहाँ पे क्या हुआ था? अभिधम्म पिटक आपने सुना होगा, अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। अभिधम्म पिटक का संकलन यहाँ पे किया गया था। चौथी बौद्ध संगीति की बात करें तो 1ली शताब्दी ईस्वी में इसका आयोजन हुआ। 1ली शताब्दी ईस्वी में इसका आयोजन हुआ। कहाँ पे आयोजन हुआ? तो कश्मीर में कुंडलवन में हुआ। तो कश्मीर में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पे शासक कौन थे? तो यहाँ पे शासक थे कनिष्क। कनिष्क के शासनकाल में इसका आयोजन किया गया। अध्यक्षता किसने किया? तो वासुमित्र ने इसकी अध्यक्षता की, ये याद रखना है। और इसमें हुआ क्या? तो याद रखना है यहाँ पे हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म का हीनयान और महायान में विभाजन हो गया। तो ये 4 बौद्ध संगीतियाँ महत्वपूर्ण हैं। कहाँ पे हुई, किस सन में हुई, किसके शासनकाल में हुई और इस बौद्ध संगीति में हुआ क्या, इतनी चीज़ें आपको अनिवार्य रूप से याद करने की ज़रूरत है। तो आज के लिए सिर्फ यही बौद्ध संगीति तक की चर्चा हम समाप्त कर रहे हैं। ठीक है, और कल के सेशन में आप प्रश्न लगा के आएंगे और कल से बिहार को लेकर के जो लेटेस्ट आपकी न्यूज़ रहेंगी, आपकी अपडेट रहेंगी, आपके एग्ज़ाम को लेकर के, वो हम नियमित लेकर के आएंगे। सुबह 8 बजे का सेशन लगातार आपका हो रहा है। जिनको वीडियो नहीं मिल पाती है प्लीज़ यूट्यूब का जो वीडियो सेक्शन होता है वहाँ पे जाके अवश्य विजिट किया करें, वहाँ पे आपको वीडियो अनिवार्य रूप से मिल जाएगी। तो यहीं पर अपनी चर्चा को विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।